स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। ये वो बिजली का सिग्नल है ना जो हमारे दिल की हर धड़कन को संभव बनाता है, कोशिका के लेवल पर। जी बिल्कुल, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिल कैसे धड़कता है। ये एक्शन पोटेंशियल ही वो चिंगारी है। हर मायोकार्डियल मायोसाइट मतलब हृदय की मांसपेशी कोशिका में ये होता है। हाँ, और इसे ठीक से समझने के लिए हम एक ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे और उससे जुड़ी जानकारी का भी। हमारा मकसद है कि हम इसके अलग अलग चरणों को और कौन से आयन क्या भूमिका निभाते हैं उसे आसान भाषा में समझें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोशिका आराम की स्थिति में होती है। रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं इसे। मतलब कोशिका के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है बाहर के मुकाबले, करीब -85 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो -85 MV से कहानी शुरू होती है। पहला कदम फेज 0, रैपिड अपस्ट्रोक और डीपोलराइजेशन। ग्राफ में ये एकदम सीधी तेज चढ़ाई दिखती है। क्या होता है यहाँ? हाँ, तो यहाँ क्या होता है कि कोशिका की झिल्ली में ना कुछ खास गेट्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। जैसे ही सिग्नल मिलता है ये गेट खुल जाते हैं। सोडियम चैनल, अच्छा, सोडियम आयन तो कोशिका के बाहर ज्यादा होते हैं? बिल्कुल, तो जैसे ही ये चैनल खुलते हैं, सोडियम आयन जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो धड़धड़ा के कोशिका के अंदर घुसते हैं। ओ, मतलब पॉजिटिव चार्ज की बाढ़ आ जाती है अंदर। हाँ बिल्कुल, इतनी तेजी से पॉजिटिव चार्ज अंदर आता है कि वो -85 MV से बढ़कर 0 को भी पार कर जाता है, पॉजिटिव हो जाता है अंदर। इसीलिए इसे रैपिड अपस्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज होता है। एकदम सही, मिली सेकेंड्स में होता है ये। यही वो पहला ट्रिगर है, वो स्पार्क जो पूरी प्रक्रिया शुरू करता है। समझ गया। तो ये कोशिका को जगाने वाला पहला धमाका हो गया। अब इसके बाद ग्राफ थोड़ा सा नीचे आता है। फेज 1, प्रारंभिक रीपोलराइजेशन। हाँ बिल्कुल, जैसे ही पीक पहुंचता है, मतलब कोशिका अंदर से काफी पॉजिटिव हो जाती है, तो वो सोडियम चैनल जिन्होंने ये सब शुरू किया था वो फटाफट बंद हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। अच्छा, तो सोडियम का अंदर आना बंद हो गया। हाँ, और साथ ही एक दूसरे तरह के चैनल, पोटेशियम के प्लस चैनल, वो खुलने लगते हैं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। और पोटेशियम आयन कोशिका के अंदर ज्यादा होते हैं, सही कहा ना? जी हाँ, तो जब उनके चैनल खुलेंगे तो पोटेशियम आयन जो खुद भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो कोशिका से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, इसीलिए वो हल्की सी गिरावट आती है ग्राफ में। बिल्कुल, पॉजिटिव सोडियम का अंदर आना रुका और पॉजिटिव पोटेशियम का बाहर जाना शुरू हुआ, तो अंदर का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होता है। ये फेज बहुत छोटा सा होता है, एक ट्रांजिशन जैसा। ठीक है, ये फेज 1 एक तरह से अगले फेज की तैयारी है। हाँ। और अगला फेज वो दिलचस्प वाला फेज 2, प्लेटो। हाँ। ग्राफ यहाँ ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, एक पठार जैसा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये बाकियों से अलग क्यों है? हाँ, ये फेज कार्डियक मसल के लिए बहुत खास है। यहाँ एक और खिलाड़ी मैदान में आता है, कैल्शियम, Ca2+। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुलते हैं। ये सोडियम वालों से थोड़े धीरे खुलते हैं पर ज्यादा देर तक खुले रहते हैं। कैल्शियम चैनल, और कैल्शियम भी कोशिका के बाहर ज्यादा होता है। हाँ, तो कैल्शियम आयन, वो भी पॉजिटिव चार्ज वाले, अब कोशिका के अंदर आना शुरू करते हैं। अच्छा, तो अब दो चीजें एक साथ हो रही हैं। पॉजिटिव कैल्शियम अंदर आ रहा है, हाँ, और पॉजिटिव पोटेशियम जो फेज 1 में शुरू हुआ था वो बाहर जा रहा है। सही पकड़ा। ये दोनों विपरीत धाराएं, कैल्शियम का अंदर आना और पोटेशियम का बाहर जाना, ये लगभग एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। नतीजा, कोशिका का जो ओवरऑल चार्ज है वो ज्यादा बदलता नहीं है कुछ देर के लिए, इसीलिए ग्राफ पर वो प्लेटो दिखता है। ये प्लेटो कंकाल के मांसपेशी में नहीं होता, आपने बताया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हृदय के लिए यूनिक है। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ चार्ज बैलेंस करना ही काम है इसका, या कुछ और भी है? नहीं, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये कैल्शियम का अंदर आना सीधे सीधे दिल के सिकुड़ने मतलब कॉन्ट्रैक्शन से जुड़ा है। इसे कहते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मतलब ये जो बाहर से कैल्शियम अंदर आया ना, ये एक सिग्नल की तरह काम करता है। ये कोशिका के अंदर एक बड़ा कैल्शियम स्टोर होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SR, उसको सिग्नल देता है। किस चीज का सिग्नल? सिग्नल देता है कि और कैल्शियम छोड़ो। तो SR अपने अंदर जमा किया हुआ ढेर सारा कैल्शियम साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। अरे वाह, मतलब बाहर का थोड़ा कैल्शियम अंदर के बड़े स्टोर को खोल देता है। हाँ, इसे कहते हैं कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज।
और फिर ये जो सारा कैल्शियम साइटोप्लाज्म में भर जाता है, यही जाकर मांसपेशी के प्रोटीन को आपस में जुड़ने और सिकुड़ने पर मजबूर करता तो है। असल में यही कैल्शियम दिल की धड़कन करवा रहा है। बिल्कुल। और प्लेटो फेज ये सुनिश्चित करता है कि ये प्रक्रिया ठीक से हो, संकुचन के लिए पर्याप्त कैल्शियम रिलीज हो और संकुचन थोड़ी देर बना रहे, तभी तो दिल ठीक से खून पंप कर पाता है। कमाल है, ये प्लेटो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर सिर्फ इलेक्ट्रिकल घटना नहीं, मैकेनिकल काम के लिए भी जरूरी है। और एक और बात, इसी लंबे प्लेटो की वजह से हृदय कोशिका का रिफ्रैक्टरी पीरियड भी बहुत लंबा होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो क्या होता है? वो समय जब कोशिका एक एक्शन पोटेंशियल के बाद दोबारा उत्तेजित नहीं हो सकती। फेज 2 के दौरान ज्यादातर सोडियम चैनल बंद या निष्क्रिय होते हैं, तो दोबारा डीपोलराइज करना मुमकिन नहीं होता। इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ARP कहते हैं। ये लगभग पूरे प्लेटो तक चलता है। और इसका फायदा क्यों जरूरी है कि कोशिका दोबारा उत्तेजित ना हो पाए? ये दिल के लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। सोचिए, अगर दिल की मांसपेशी बार बार बिना रुके उत्तेजित हो सकती तो वो टेटनस में चली जाती, मतलब लगातार सिकुड़ी रह जाती। हाँ, तब तो वो पंप कैसे करती? बिल्कुल। तो ये लंबा ARP पक्का करता है कि हर धड़कन के बाद दिल को आराम करने, फैलने का मौका मिले, ताकि वो फिर से खून भर सके और अगली बार पंप कर सके। ये तो बहुत ही जरूरी सुरक्षा है। तो प्लेटो संकुचन भी कराता है और दिल को खतरनाक स्थिति से भी बचाता है। अच्छा, अब प्लेटो के बाद ग्राफ तेजी से नीचे गिरता है। फेज 3, रैपिड रिपोलराइजेशन। सही। प्लेटो के अंत में कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं, तो पॉजिटिव कैल्शियम का अंदर आना बंद, लेकिन पोटेशियम K+ का बाहर जाना अब और तेज हो जाता है। और तेज क्यों? क्योंकि अब एक और तरह के पोटेशियम चैनल, जिन्हें स्लो डिलेड रेक्टिफायर कहते हैं, वो पूरी तरह खुल जाते हैं। तो अब पोटेशियम के बाहर जाने का रास्ता और चौड़ा हो गया। तो अब कैल्शियम अंदर नहीं आ रहा, पर पोटेशियम तेजी से बाहर जा रहा है। मतलब अंदर फिर से नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल। अब पॉजिटिव चार्ज का बाहर जाना हावी हो जाता है। पोटेशियम के तेजी से बाहर निकलने से कोशिका का अंदरूनी चार्ज तेजी से गिरता है वापस नेगेटिव की तरफ। यही है रीपोलराइजेशन। कोशिका अपनी आराम वाली अवस्था में लौट रही है। ग्राफ पर तेज ढलान यही दिखाता है। अगली धड़कन के लिए तैयारी। बिल्कुल। कोशिका को वापस अपने रेस्टिंग पोटेंशियल पे आना होता है, तभी वो अगले सिग्नल के लिए तैयार होगी। कई दवाएं, खासकर एरिथमिया रोकने वाली, इन्हीं पोटेशियम चैनल्स पर असर करके इस फेज की लंबाई को बदल सकती हैं। और आखिर में फेज 4, रेस्टिंग पोटेंशियल, वापस -85 MB के आसपास। ये कैसे मेंटेन होता है एक्शन पोटेंशियल के बाद? ये मुख्य रूप से पोटेशियम आयनों के लिए झिल्ली की परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता के कारण होता है। कुछ पोटेशियम चैनल रेस्टिंग स्टेट में भी खुले रहते हैं, तो पोटेशियम अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बाहर रिसता रहता है, जिससे अंदर नेगेटिव चार्ज बना रहता है। अच्छा। और साथ में वो सोडियम पोटेशियम पंप भी लगातार काम करता है। वो 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर लाता है। ये भी अंदर नेगेटिविटी बनाए रखने में मदद करता है। तो फेज 4 सिर्फ आराम नहीं है, इसे एक्टिवली बनाए रखना पड़ता है। हाँ, ये एक स्थिर लेकिन एक्टिवली मैनेज्ड अवस्था है। अगले एक्शन पोटेंशियल से पहले ये जरूरी है। फेज 3 के अंत और फेज 4 की शुरुआत में एक रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड RRP भी होता है। रिलेटिव मतलब इस दौरान कोशिका को उत्तेजित किया तो जा सकता है, पर उसके लिए ज्यादा मजबूत सिग्नल चाहिए होता है, क्योंकि वो पूरी तरह रीसेट नहीं हुई है। ARP और RRP मिलकर दिल की लय को नियमित रखने में मदद करते हैं। ये जानना भी ज़रूरी है कि ये पैटर्न SA नोड और AV नोड में नहीं होता है ना? उनमें क्या अलग है? हाँ, SA नोड और AV नोड जो दिल के पेसमेकर हैं, उनका एक्शन पोटेंशियल अलग होता है। उनमें ये स्थिर फेज 4 नहीं होता। उनका पोटेंशियल धीरे धीरे खुद ही बढ़ता रहता है, जिसे पेसमेकर पोटेंशियल कहते हैं। जब वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है तो अपने आप एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाता है। अच्छा। और उनका फेज 0 भी मुख्य रूप से कैल्शियम पर निर्भर करता है, सोडियम पर नहीं, और धीमा होता है। इसी वजह से वो खुद ब खुद धड़कन पैदा कर पाते हैं। वो एक अलग ही दुनिया है पेसमेकर सेल्स की। अब आपने कंकाल की मांसपेशी से तुलना की बात भी की थी। हमने प्लेटो और रिफ्रैक्टरी पीरियड जैसे अंतर देखे। और क्या मुख्य फर्क है? हाँ, कुछ और जरूरी अंतर है। पहला तो एक्शन पोटेंशियल की अवधि। कार्डियक का बहुत लंबा 200-300 ms, स्केलेटल का बहुत छोटा 1 से 5 ms। हाँ, प्लेटो की वजह से। दूसरा,
कैल्शियम का सोर्स। कार्डियक को बाहर से भी कैल्शियम चाहिए, फेज 2 वाला, जो अंदर एसआर से और रिलीज करवाता है। स्केलेटल में लगभग सारा कैल्शियम एसआर से ही आता है। ठीक है। तीसरा, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग का तरीका। कार्डियक में कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज, स्केलेटल में ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन है। चौथा, कोशिकाओं का जुड़ाव। कार्डियक सेल्स गैप जंक्शन से जुड़े हैं, एक साथ काम करते हैं जैसे एक यूनिट। स्केलेटल फाइबर्स अलग अलग होते हैं, हर एक को अलग नर्व सिग्नल चाहिए। और फ्रैक्चरी पीरियड वाला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया था, जो टेटनस से बचाता है। हाँ, और थकान। कार्डियक मसल बहुत ज्यादा एरोबिक होती है, थकती नहीं आसानी से। स्केलेटल मसल थक सकती है। ये अंतर साफ दिखाते हैं कि दोनों का काम कितना अलग है और उनकी बनावट कैसे उस काम के हिसाब से है। बिल्कुल। तो संक्षेप में देखें तो 5 फेज हैं। 0 सोडियम अंदर, तेज डीपोलराइजेशन। 1 पोटेशियम बाहर जाना शुरू, हल्का डिप। 2 प्लेटो, कैल्शियम अंदर, पोटेशियम बाहर, बैलेंस, संकुचन और एआरपी के लिए जरूरी। 3 कैल्शियम बंद, पोटेशियम तेजी से बाहर, रैपिड रिपोलराइजेशन। और 4 रेस्टिंग पोटेंशियल, अगली धड़कन के लिए तैयार। तो ये सब आयनों का अंदर बाहर जाना, ये महज एक केमिकल घटना नहीं है। ये वो सटीक इलेक्ट्रिकल डांस है जो हमारे दिल को लगातार जिंदगी भर धड़काए रखता है। हर एक धड़कन इसी जटिल प्रक्रिया का नतीजा है। और सोचिए, ये लाखों कोशिकाएं गैप जंक्शन से जुड़कर कैसे एक साथ काम करती हैं। ये सिर्फ अलग अलग सेल्स नहीं, बल्कि एक सिंक्रोनाइज्ड शक्तिशाली पंप है। शरीर की इंजीनियरिंग का क्या कमाल है। वाकई, ये सोचना ही अद्भुत है कि कैसे आयनों का इतना बारीक संतुलन पूरे अंग के जीवन देने वाले काम को चलाता है। सुनने वालों के लिए कोई आखिरी सोच या सवाल? बढ़ा जाना, पोटेशियम कैल्शियम का लेवल बदलना, या दिल तक खून कम पहुंचना, इस्कीमिया, वो इन आयन चैनल्स और पंप्स को कैसे प्रभावित कर सकता है। इससे एक्शन पोटेंशियल बदल सकता है और खतरनाक एरिथमिया यानी दिल की लय में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो फंडामेंटल प्रक्रियाएं हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी नाजुक और कितनी महत्वपूर्ण है।